हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिलीप कल्ला, आपका नर्सिंग एजुकेटर। एंड आज अपन डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में या फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है ऐसे मेजर्स जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं कोइटस के बाद, फिर ड्यू टू कोइटस। कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। इंटरकोर्स करने के बाद ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि प्रेगनेंसी होने से प्रिवेंट करते हैं, फिर बचाते हैं। ठीक है। अब इन मेथड को अपन वैसे तो ये बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन इनको दो कैटेगरी के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हमने डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरी है, एक तो हमारी टेम्पररी मेथड, एक है हमारा परमानेंट मेथड। सबसे पहले देखते हैं परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड के अंदर हम स्टरलाइजेशन कर देते हैं। स्टरलाइजेशन दो तरीके से किया जाता है, एक होता है मेल स्टरलाइजेशन, एक होता है फीमेल स्टरलाइजेशन। मेल स्टरलाइजेशन होता है उसे अपन बोलते हैं वेसेक्टमी। जो फीमेल स्टरलाइजेशन होता है उसे अपन बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टेम्परेरी मेथड है। तो टेम्परेरी मेथड के अंदर नेचुरल मेथड आ गया हमारा, बेरियर्स आ गए, आईओडीज आ गए, ओरल कंबाइंड पीस आ गए, इम्प्लांट्स आ गए और इंजेक्टेबल आ गए। ठीक है। ये सारे हमारे यहाँ क्या है, टेम्परेरी मेथड। अब इनको हम एक एक करके डिटेल के अंदर स्टडी करें। सबसे पहले देखते हैं हम टेम्परेरी मेथड के अंदर। टेम्परेरी मेथड के अंदर सबसे पहला है हमारा नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड के अंदर सबसे पहला हम देखते हैं एब्सटिनेंस या फिर टोटल एब्सटिनेंस। टोटल एब्सटिनेंस का मतलब होता है स्टॉप या फिर नो सेक्स। अब सेक्स करेंगे ही नहीं तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो ये होता है हमारा 100% इफेक्टिव मेथड जो कि प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोइटस होगा नहीं तो प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं कोइटस इंटरप्शन। इसी का दूसरा नाम होता है विड्रोवल मेथड। कोइटस इंटरप्शन का देखो, कोइटस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरप्शन का मतलब कोइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स के बीच इंटरप्शन करना। इसके अंदर क्या होता है कि एज सून एज मेल क्लाइंट और मेल पर्सन रियलाइजेस कि नाउ ही हैज टू इजैकुलेट, तो वो क्या करता है, ही विल रिमूव हिज पीनस फ्रॉम वेजाइना। तो उसे अपन बोलते हैं कोइटस इंटरप्शन या फिर विड्रोवल मेथड। फिर थर्ड वन हम देखते हैं सर्वाइकल म्यूकस मेथड या फिर बिलिंग मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, नाम के अंदर ही है सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस मतलब जो सर्वाइकल डिस्चार्ज है, सर्वाइकल जो म्यूकस है उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हैं ड्यूरिंग ओवुलेशन या फिर जब वीमेन ओवुलेट कर रही होती है उस दौरान क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस थिन हो जाता है, बहुत ही पतला हो जाता है ना। सर्वाइकल म्यूकस की थिनिंग हो जाती है, थिनिंग ऑफ सर्वाइकल सर्वाइकल म्यूकस। तो उस दौरान जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीज्ड, है ना। तो ये मेथड भी हम यूज कर सकते हैं कि सर्वाइकल मेथड को अंगुलियों पे लिया और उसका जो कंसिस्टेंसी है वो अपन चेक करते हैं कि थिन है कि थिक है, कैसा है। ठीक है। तो ओवुलेशन के दौरान, ओवुलेशन का मतलब होता है कि जो ओवरी है वहां से जो ओवम वो बाहर आ गया, और उस दौरान सबसे हाईएस्ट चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी की। ठीक है। फोर्थ वन अपन बात करते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसके अंदर देखो, जब इसके अंदर क्या होता है कि जो बेसल बॉडी टेम्परेचर का मतलब नॉर्मल रूटीन वीमेन को हम एडवाइज करते हैं कि आप रेगुलर अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते रहिए। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग ओवुलेशन या फिर एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन जो बॉडी टेम्परेचर वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वो राइज करता है ड्यूरिंग ओवुलेशन की तरह। तो ये मेथड भी हम यूज कर सकते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर की। जब भी वीमेन का लगेगी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज हुआ है तो उस दौरान सेक्सुअल एक्टिविटीज या फिर कोइटस को अवॉइड करना है। ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा कैलेंडर या फिर रिदमिक मेथड। कैलेंडर या फिर रिदमिक मेथड, इसी को अपन बोलते हैं फर्टाइल मेथड या फिर फर्टाइल पीरियड मेथड, है ना। इसके अंदर अपन वीमेन को बताते हैं, ये स्पेशली एजुकेटेड मदर के लिए किया जाता है। जो वीमेन एजुकेटेड है उनके लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर हम मदर को फर्टाइल पीरियड बताते हैं।
फर्टाइल पीरियड का मतलब जैसे अपन टोटल जो ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो 28 डेज की होती है, 28 डेज का। तो इसमें भी 14 डेज जो होता है वो होता है ओव्यूलेशन का। तो यहाँ अगर कोइटस हुआ तो क्या होता है, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो हम वीमेन को ये एडवाइस करते हैं कि 14 डेज से 4 दिन पहले और 14 डेज के 4 दिन बाद, या फिर कुछ बुक्स के अंदर लिखा था 4 to 5 डेज, 4 दिन पहले और 4 दिन 5, मतलब ओव्यूलेशन के 4 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 4 दिन बाद आप कोइटस नहीं करेंगे, या फिर करेंगे तो क्या करेंगे, विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कोइटस नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इस पीरियड के दौरान सबसे हाईएस्ट चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, अब ये जो फर्टाइल पीरियड है उसको निकालते कैसे हैं अपन, है ना। उसके लिए हमारा एक मेथड है नाउस ओगिनो मेथड, नाउस ओगिनो मेथड। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, वीमेन का जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 18 को। वही जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वीमेन का, उसमें से अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 को। ये फॉर्मूला है फर्टाइल पीरियड को निकालने का। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फीमेल क्लाइंट है, उसका जो शॉर्टेस्ट पीरियड है वो है 28 डेज और लॉन्गेस्ट पीरियड है वो है 35 डेज। तो हमें क्या करना है, जो शॉर्टेस्ट पीरियड है उसमें से शॉर्टेस्ट कितना है हमारा 28, उसमें से माइनस कर देंगे 18 को। वही जो लॉन्गेस्ट पीरियड है उसमें से लॉन्गेस्ट पीरियड है हमारा 35, उसमें से अपन रिमूव कर देंगे 10 को, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 10 और 25। तो इस पीरियड के दौरान कोइटस नहीं करना है, फिर करना है तो विद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के साथ ही करना है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान हाईएस्ट चांसेस है प्रेगनेंसी के। ये है उस वीमेन का फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया, नाउस ओगिनो मेथड हम यूज करते हैं। नाउस ओगिनो मेथड के अंदर क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड में से हम 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और लॉन्गेस्ट पीरियड के अंदर से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर लास्ट वन नेचुरल मेथड के अंदर ही आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब होता है जो विमेन ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है, उस दौरान क्या होता है, विमेन मेंस्ट्रुएट तो नहीं कर रही होती है लेकिन वो ओवुलेट जरूर कर रही होती है, मे और मे नॉट ओवुलेटिंग ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। तो वो भी हमारा एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेरी मेथड का ही सेकेंड टाइप है हमारा बैरियर मेथड। तो देखो बैरियर मेथड के अंदर हमारे आते हैं सबसे पहले कॉन्डोम्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है फीमेल कॉन्डोम, एक होता है मेल कॉन्डोम। ठीक है, जो देखो हम इन दोनों का ही फायदा क्या है, ये एक तो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, सेकंड जो भी जितनी भी एसटीडीज हैं, प्रिवेंट एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज हैं उनको भी प्रिवेंट करता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनको प्रिवेंट करता है मेल कॉन्डोम या फिर फीमेल कॉन्डोम। ठीक है, फिर जो कॉन्डोम्स के अंदर कोई भी हमें लुब्रिकेशन की नीड नहीं होती, कोई भी लुब्रिकेशन की नीड नहीं रहती हमें। ठीक है, लुब्रिकेशन की नीड नहीं रहती है। ठीक है, जो फीमेल कॉन्डोम होता है वो हमारे पास पॉलीयूरेथीन का भी आता है, सिलिकॉन का भी आता है, सिलिकॉन लुब्रिकेंट का भी आता है, लेटेक्स का भी आता है। वही अपन बात है मेल कॉन्डोम की, तो पॉलीयूरेथेन का भी आता है। ठीक है, लेटेक्स का भी आता है। तो ये उसकी वेराइटीज हैं जो किस चीज के बने हुए हैं। पॉलीयूरेथेन का बना होता है, लेटेक्स का बना होता है। फीमेल कॉन्डोम की बात करें तो पॉलीयूरेथेन, सिलिकॉन और लेटेक्स का भी बना हुआ होता है।
फिर हम बात करते हैं कि जो मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम है उनकी फेलियर रेट के बारे में। फेलियर रेट, ये फेलियर रेट मैं बता रहा हूँ मेल कॉन्डोम की। तो मेल कॉन्डोम की जो फेलियर रेट है वो है 3 to 1400 वीमेन ईयर, 100 वीमेन ईयर, ठीक है, 100 वीमेन पर ईयर, ठीक है। वही अगर फीमेल कॉन्डोम की बात करें तो हम करते हैं 5 to 2100 वीमेन ईयर। ये एक इंडेक्स है जिसका नाम होता है पर्ल इंडेक्स। पर्ल इंडेक्स के थ्रू हम इसकी फेलियर रेट, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनकी फेलियर रेट निकाली जाती है और उसको काउंट किया जाता है 100 वुमेन ईयर के अंदर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 100 वुमेन ईयर, 100 वुमेन ईयर, ठीक है। मेल जो कॉन्डोम उसकी जो फेलियर रेट है वो 3 to 1400 वुमेन ईयर, और जो फीमेल है उसकी फेलियर रेट है 5 to 2100 वुमेन ईयर। ये बात होगी बैरियर के अंदर सबसे पहले कॉन्डोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल मेथड के अंदर डायफ्राम या फिर सर्वाइकल केप के बारे में। तो डायफ्राम जो आता है वो हमारा आता है कॉनकेव शेप का आता है, कॉनकेव शेप का आता है जिसको अपन सर्विक्स के ऊपर फिट करते हैं, ठीक है। अब डायफ्राम के साथ हमें ल्यूब्रिकेशन की नीड रहती है, स्पर्मिसाइड की नीड रहती है। डायफ्राम हमेशा स्पर्मिसाइड के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। वही इसको जो लगाने का टाइम है वो अपन क्या करते हैं 4 आवर्स बिफोर कोइटस के 4 घंटे पहले डायफ्राम या फिर सर्वाइकल केप को इंसर्ट करना रहता है। कब तक इंसर्ट करके रखना है? आफ्टर 4 आवर्स ऑफ कोइटस। 4 पहले कोइटस के 4 घंटे पहले लगाना है, कोइटस के 4 घंटे बाद रिमूव करना है। यह होता है हमारा सर्वाइकल केप या फिर डायफ्राम, ठीक है। यदि इसको लंबे टाइम तक रखा जाए, मान लो 1 दिन तक रख लिया, तो क्या हो सकता है टॉक्सिक शॉक, TSS एक मेजर साइड इफेक्ट है इसका, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर टॉक्सिक सिंड्रोम के साथ UTI के चांसेस भी देखने को मिलता है सर्वाइकल केप या फिर डायफ्राम के अंदर। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम लिख देता हूँ, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये इसका साइड इफेक्ट है यदि आपने टाइम पर इसको रिमूव नहीं किया तो, ठीक है। यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। फिर नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं वेजाइनल स्पंज की बात करते हैं। वेजाइनल स्पंज जो आता है वो आता टुडे स्पंज के नाम से आता है, ठीक है, टुडे स्पंज के नाम से आता है सप्लाई के अंदर, ठीक है। इसके अंदर इसकी बेस्ट बात क्या है कि इसके साथ हमें कोई भी स्पर्मिसाइड की यूज नहीं रहती। इसके अंदर पहले से स्पर्मिसाइड लगा आता है जिसका नाम होता है नॉरऑक्सिनोल 9। ये एक स्पर्मिसाइड है जो इसमें पहले से ही आता है वेजाइनल स्पंज के अंदर। डायफ्राम के अंदर हमें स्पर्मिसाइड यूज करना पड़ता था, लेकिन वेजाइनल स्पंज के अंदर हमें कोई भी स्पर्मिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं रहती। इसमें पहले से स्पर्मिसाइड आता है जिसका नाम है नॉरऑक्सिनोल 9। इसका ये वन टाइम है, इसका वन टाइम यूज किया जाता है, वन टाइम यूजेबल है। इसको 24 घंटे तक हम रख सकते हैं, 24 आवर्स तक हम इसको केप्ट कर सकते हैं। 24 आवर 24 घंटे के बाद इसको हमें रिमूव करना पड़ता है, लेकिन रिमूव करना पड़ता है। यदि आपने रिमूव नहीं किया तो क्या हो सकता है TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या फिर UTI देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे बैरियर मेथड जो इंटरप्शन के दौरान बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को अपन तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है फर्स्ट जनरेशन आयोडीज, सेकंड कैटेगरी है हमारी सेकंड जनरेशन आयोडीज, थर्ड कैटेगरी है हमारी थर्ड जनरेशन आयोडीज। तो सबसे पहले देखते हैं कि
फर्स्ट जनरेशन आयोडीज के अंदर कौन कौन सी हमारी आयोडीज आती है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है हमारे वो है लिपिस लूप्स या फिर ग्रेफनबर्ग रिंग। ये दो आयोडीज आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन आयोडीज के अंदर। इनकी फेलियर रेट बहुत ही ज़्यादा है, तो इनको आजकल हम यूज़ नहीं करते। आजकल फर्स्ट जनरेशन आयोडीज को हम यूज़ नहीं करते हैं ड्यू टू हाई फेलियर रेट। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन सेकेंड जनरेशन आयोडीज। सेकेंड जनरेशन आयोडीज होती है हमारी कॉपर्टीज। जितनी भी कॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी हमारी आती हैं सेकेंड जनरेशन आयोडीज के बारे में। कॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉपर्टी 200, कॉपर्टी 220, कॉपर्टी 380A। ये कुछ एग्जांपल हैं। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मल्टी लोड आती है। मल्टी लोड के अंदर दो अलग अलग आती है, 250 आ गया, 375 आ गया, है ना। तो ये जितनी भी कॉपर्टीज है हमारी वो आती है हमारी सेकेंड जनरेशन आयोडीज के अंदर। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जो थर्ड जनरेशन आयोडीज होती है वो होती है हार्मोनल आयोडीज के अंदर दो एग्जाम्पल है हमारे पास। एक होती है मिरेना, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी है प्रोजेस्टा सल्ट। एक आती है मिरेना और दूसरी आती है प्रोजेस्टा सल्ट। इन दोनों के अंदर हार्मोन रहता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है, इसलिए नाम दे दिया हार्मोनल आयोडीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन आयोडीज को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग आयोडीज है या फिर हार्मोनल कंटेनिंग जो आयोडीज हैं, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस हार्मोनल कंटेनिंग डिवाइस कौन सी थी हमारी? थर्ड जनरेशन आयोडीज जो थी वो हार्मोनल कंटेनिंग आयोडीज थी। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करती हैं, जो सर्वाइकल म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देती है। सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देती हैं हार्मोनल कंटेनिंग आयोडीज। यदि वो सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता तो क्या होता है, स्पर्म का पेनिट्रेशन इजीली नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी का प्रिवेंशन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों को डिटेल से, प्रोजेस्टा सल्ट और मिरेना को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कंटेंट की। तो जो प्रोजेस्टा सल्ट होती है, नाम से याद रखना, इसके अंदर नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, वही अपन बात करें मिरेना के अंदर होता है एलएनजी भी प्रोजेस्टेरोन का ही कंपाउंड है। इसी को एलएनजी को अपन लिखते हैं लिवोनोर्जेस्ट्रल। ठीक है, फिर अपन बात करें टोटल अमाउंट की। तो प्रोजेस्टा सल्ट की जो अमाउंट है वो है, टोटल जो अमाउंट है वो है 32 mg। वही अपन बात करें मिरेना की जो टोटल अमाउंट है वो 52 mg। ये टोटल डोज होती है प्रोजेस्टा सल्ट के अंदर, ये टोटल डोज होती है मिरेना के अंदर। इसका मतलब यह है कि जो एलएनजी की जो डोज है वो है 52 mg, प्रोजेस्टेरोन की जो डोज है वो है 38 mg। फिर अपन बात करते हैं रिलीज ऑफ किस रेट से ये जो प्रोजेस्टा सल्ट है वो प्रोजेस्टेरोन किस रेट से रिलीज करती है पर डे के हिसाब से। तो ये रिलीज करती है लगभग 65 माइक्रोग्राम पर डे। mg नहीं लिख रहा हूँ, माइक्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो जो प्रोजेस्टा सल्ट होती है वो 65 माइक्रोग्राम पर डे से सिक्रेट करती है। वही अपन बात करते हैं मिरेना की। तो मिरेना सिक्रेट करती है लगभग 20 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से। ठीक है, ये पर डे हार्मोन रिलीज करती है मिरेना। फिर बात करते हैं सेल्फ लाइफ की, ड्यूरेशन या फिर सेल्फ लाइफ की बात करते हैं। सेल्फ लाइफ का मतलब होता है कितने टाइम तक ये कैपेबल है टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन और एलएनजी। ठीक है, जो प्रोजेस्टा सल्ट है हमारी वो लगभग 1 साल तक इसको यूज किया जा सकता है। 1 साल तक ये
वैलिड रहती है। वही अपन बात करते हैं मिरेना की, मिरेना या फिर एलएनजी, तो इसको 5 to 7 ईयर तक रखा जा सकता है। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। जो हार्मोनल कंटेनिंग आयोडीज होती है, दो होती है हमारे पास, प्रोजेस्टासाइड और मिरेना। प्रोजेस्टासाइड के अंदर क्या कंटेंट होता है, नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन होता है। वही अपन मिरेना की बात करें तो उसके अंदर एलएनजी होता है। एलएनजी क्या होता है, लिवोनोर्जेस्ट्रॉन। लिवोनोर्जेस्ट्रॉन ये प्रोजेस्टेरोन का ही कंपाउंड है। अमाउंट की बात करते हैं, प्रोजेस्टासाइड की 38 mg टोटल और 52 mg मिरेना की। मिरेना जो रिलीज करती है पर डे 20 माइक्रोग्राम। ठीक है, वही अपन बात करते हैं प्रोजेस्टासाइड की तो 65 माइक्रोग्राम पर डे के। सेल्फ लाइफ देखते हैं 1 ईयर प्रोजेस्टासाइड और 5 to 7 ईयर मिरेना की। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी हार्मोनल कंटेनिंग आयोडीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर्टीज के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपर जो है वो क्या है, हमारा एक फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी, कॉपर क्या है, फॉरेन बॉडी। इसको जैसे ही बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये क्या कर देगा, फॉरेन बॉडी रिएक्शन शो करेगा। फॉरेन बॉडी रिएक्शन शो करेगा। जब भी फॉरेन बॉडी रिएक्शन शो होती है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहाँ रिलीज होंगे, हमने आयोडीज को कहाँ प्लेस किया है, यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस के अंदर प्रोजेस्टाग्लैंडिन्स सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, जो यूट्रस है और फेलोपियन ट्यूब है उसका मूवमेंट बढ़ा देता है, उसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ा देता है। अब यूट्रस और जो फेलोपियन ट्यूब है वो रिलैक्स नहीं कर पा रही, वो कंटिन्यूसली मूव की जा रही, कंटिन्यूसली उनका मूवमेंट हो जा रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है। तो जब भी स्पर्म या फिर ओवम आता तो वो भी स्टक नहीं कर पाता, इजीली रुक नहीं पाता। तो क्या होता है, एक तो जो फर्टिलाइजेशन है उसका प्रिवेंशन हो जाता है। तो ये क्या करती है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन किसी कारण से हो भी गया तो ये इसको इम्प्लांट भी नहीं होने देते, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तो यदि एक वर्ड के अंदर बात करें कॉपर टी का, जैसे हमने देखा था हार्मोनल कंटेनिंग आयोडीज या फिर प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग आयोडी की मैकेनिज्म एक्शन क्या थी, वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना रही थी। तो वो जो स्पर्म है वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। वही अगर इसकी बात करें कॉपर टीज की जो मैकेनिज्म एक्शन है, अगर एक वर्ड के अंदर बात करें तो ये क्या करती है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। तो इस तरीके से काम करती है हमारी कॉपर टीज। एक बार वापस से देख लेते हैं। जब जैसे ही आपने कॉपर टी को इंसर्ट किया यूट्रस के अंदर तो कॉपर क्या है, फॉरेन बॉडी है, तो वो फॉरेन बॉडी रिएक्शन शो करेगा। फॉरेन बॉडी रिएक्शन जब भी बॉडी के अंदर होती है तो क्या बॉडी क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करती है, यूट्रस और जो फेलोपियन ट्यूब है उसका मूवमेंट बढ़ा देती है। मूवमेंट बढ़ गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, ना ही इम्प्लांटेशन होने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम ऑफ इंसर्शन। कॉपर टी को हम कब इंसर्ट करेंगे, तो देखो जो बेस्ट टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है वो है विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन। 10 मेंस्ट्रुएशन के 10 days के अंदर अंदर इंसर्ट करना इज द बेस्ट टाइम। और इसमें भी अगर बेस्ट टाइम पूछे तो 5 to 6 days। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक होता है पोस्ट पार्टम पीरियड और एक होता है पोस्ट प्यूरल पीरियड। जो पोस्ट पार्टम पीरियड होता है वो होता है विद इन फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के एक वीक के अंदर हम इंसर्ट करते हैं तो उसे अपन बोलते हैं पोस्ट पार्टम। पोस्ट प्यूरल जो पीरियड होता है वो होता है 6 वीक का। अगर हम 6 वीक के बाद आफ्टर 6 वीक कोई भी आईओडी को इंसर्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं पोस्ट परप्यूरल पीरियड। ठीक है, फिर अपन बात आते हैं साइड इफेक्ट पे। तो इसका जो एक मेजर साइड इफेक्ट होता है उसे अपन बोलते हैं ब्लीडिंग इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ
आयोडीज। यदि ब्लीडिंग हो रही है तो आपको किसी भी कंडीशन के अंदर आयोडी को रिमूव नहीं करना। उस कंडीशन के अंदर अपन पेशेंट को एडवाइस करते हैं फेरस सल्फेट की टेबलेट 200 mg की फेरस सल्फेट की टेबलेट एडवाइस किया जाता है फीमेल क्लाइंट को। वही यदि पेन हो रहा है तो पेन इज द मेन कॉज। पेन यदि हो रहा है किसी वीमेन को आफ्टर इंसर्शन ऑफ आयोडीज, तो उस कंडीशन के अंदर यदि पेन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम रिमूव करते हैं आयोडी को, तो हम बोल सकते हैं पेन इज द मेजर कॉज फॉर रिमूवल ऑफ आयोडीज। लेकिन पेन भी ऐसा नहीं है, अगर माइल्ड पेन हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, उसको एनाल्जेसिक एडवाइस करते हैं। अगर एनाल्जेसिक देने के बाद भी पेन रिलीव नहीं हो रहा है तो फिर हम आयोडी को रिमूव करते हैं। ऐसा नहीं कि पेन स्टार्ट हो गया और तुरंत हमने आयोडी को रिमूव कर दी, ऐसा नहीं। पहले हम एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, उसके बाद भी अगर पेन कंट्रोल नहीं होता है तो हम फिर आयोडी को रिमूव कर देते हैं। और भी मेजर साइड इफेक्ट हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज करवा देता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज करवा देता है। ठीक है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट है रिगार्डिंग आयोडीज। फिर हम बात करते हैं लास्ट वन, कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हमारे पास दो टाइप से हैं, एक है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक है रिलेटिव। अब दोनों का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल भी आपको आयोडी को इंसर्ट नहीं करता है। रिलेटिव का मतलब हम थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं कि हाँ भाई ये कंडीशन है तो हम आयोडी इस पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की। यदि प्रीवियस हिस्ट्री है पीआईडी की, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की, तो हम इंसर्ट नहीं करेंगे। पीआईडी अभी करंट के अंदर है या फिर प्रेगनेंसी है तो हम आयोडी का इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की यदि प्रीवियस हिस्ट्री है तो भी इंसर्ट नहीं करेंगे। यदि कोई भी कैंसर है, चाहे वो सर्विक्स का हो चाहे वो यूट्रस का हो, कोई एडिनोक्सियल मास है या फिर कोई और ट्यूमर है, अदर ट्यूमर, तो भी हम आयोडीज को इंसर्ट नहीं करें। ठीक है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो गया हमारा, प्रेगनेंसी है, प्रीवियस पीआईडी है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर कोई ट्यूमर या फिर एडिनोक्सियल मास प्रेजेंट है तो हम आयोडी को इंसर्ट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो देखो, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर हम कुछ ले लेते हैं, जैसे एनीमिया हो गया। एनीमिया की कंडीशन के अंदर हम एनीमिया कितना, लेस देन 8 ग्राम % यदि एनीमिया है तो हम रिस्क ले सकते हैं कि भी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इसको लेते हैं। ठीक है, फिर मेनोरेजिया से सफ़र कर रही है मदर तो हम इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन, की पेशेंट है तो हम इंसर्ट नहीं करेंगे। यदि पुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो हम इंसर्ट नहीं करेंगे आयोडीज को। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है रिगार्डिंग आयोडीज। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल। हमने पढ़ा है आज नेचुरल मेथड, फर्स्ट वन। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा है बैरियर मेथड्स, थर्ड वन हमने देखा है आयोडीज को। तो ये 3 जो कॉन्ट्रासेप्टिव वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बचे हुए हैं, जैसे ओरल कंबाइंड पिल्स, पीओपीज, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक 3 मेथड जो हमने पढ़े हैं वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।